इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हमने आर्ट एंड कल्चर में स्टोन एज से रिलेटेड पेंटिंग्स देखी थी। वो आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट वीडियो था। एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग हम करेंगे स्टोन एज से और इसमें जो कल्चरल पोर्शन होंगे उसको हम अलग से कल्चर वाले वीडियोस में कवर करेंगे। और ये जो हिस्ट्री की सीरीज़ होगी उसमें हम फैक्चुअल डेटा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डेप्थ में करते चले जाएंगे। तो आज पहला लेक्चर होगा और इसमें हम देखेंगे कि स्टोन एज क्या था, कैसे था भारत में, उसकी विशेषताओं के बारे में। उसके पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास लेखन की विधाएं क्या हैं और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या पहले हमारी थोड़ी समझ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री जो वर्ड है वो हिस्टोरिया से बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड था, इसका मतलब होता है खोजबीन द्वारा अर्जित ज्ञान। देखो बेसिकली क्या है, इतिहास में दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो ये है कि कोई घटना हुई है प्राचीन, फिर आज की डेट में कोई इस पर रिसर्च करता है, अलग अलग मीडियम से उस पर निष्कर्ष निकालता है। बट वो जो व्यक्ति होता है, जो हिस्टोरियन होता है, उसका अपना खुद का पर्सपेक्टिव भी होता है। तो वो घटना को किसी अपने दृष्टिकोण से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो बेसिकली हमें दोनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, घटना क्या है और व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है। उसके आधार पर फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या व्यक्ति का कहीं विशेष झुकाव तो नहीं ना है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रिटिश को उठा लो, अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ोगे जो उन्होंने लिखी है तो उनका एक जो उनका सबसे सेंट्रल थीम है वो ये है कि ब्रिटिश ने भारत को आधुनिक बनाया। अब राष्ट्रवादी लेखन में आप देखोगे तो वो इसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब क्या होता है बेसिक थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखो इतिहास लेखन शुरू हुआ, ब्रिटिश सबसे पहले थे जिन्होंने आके 18वीं सदी में भारत के इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया। आपने पढ़ा होगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डेसिफर किया था, उन्होंने उसका मीनिंग निकाला था। ठीक है, तो जब ब्राह्मी लिपि हमें पता चली तो हमें अशोक के काल के सारे अभिलेखों को पढ़ना आ गया। उसके बाद के सारे अभिलेख हमने पढ़ लिए उसके आधार पे। उसके प्राचीन हम वैदिक लिटरेचर बोलते हैं जो संस्कृत से एसोसिएटेड था। ब्राह्मी के आने के बाद धीरे धीरे हमने उन चीज़ों पे जानकारी प्राप्त की। तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ ये 18वीं सदी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित हुआ था, वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ, गीता का सबसे पहले ट्रांसलेशन किया गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो बेसिकली स्टार्ट हिस्ट्री की स्टडी किसने करी आज के सेंस में अगर देखा जाए तो वो ब्रिटिश थे। ठीक है, सबसे पहले आए थे प्राच्यवादी, जो ये ज़्यादातर तो अंग्रेज जो अधिकारी होते थे वही होते थे, इनका हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता था। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया, ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छे किए और इनका जो भारत को लेके पर्सपेक्टिव था वो भी काफ़ी अच्छा था। इनकी 2-3 थ्योरीज थी जिन्होंने भारत के गौरव को भी बढ़ाया। जैसे पहला, ब्रिटिश जो थे नस्लवादी थे, जो गोरे लोग होते हैं उनके अंदर एक वो होता है ना कि गोरे उच्च हैं और बाकी। तो ये जो प्राच्यवादी थे इन लोगों ने पहली बार बताया कि जो भारतीय आर्यंस हैं वो भी सेम रेस के हैं जिसके यूरोपीय हैं और दोनों कभी सेंट्रल एशिया में साथ निवास करते थे। संस्कृत की स्टडी करी और यूनानी वगैरह से इसकी सिमिलैरिटी दिखाई कि कैसे ये दोनों लैंग्वेजेस सिमिलर हैं। तो बेसिकली वो जो रेस की सुपरमेसी थी उसको इन्होंने काउंटर किया और भारतीयों को भी उसी रेस का बताया। अब ये इस पे आज भी डेट में रिसर्च चल रहा है कि क्या वाकई भारतीय जो आर्यंस थे वो बाहर से आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, अभी ये इस पे रिसर्च चल रहे हैं, जो भी निष्कर्ष आए इन फ्यूचर। बट प्राच्यवादियों ने ये काम किया था। प्राच्यवादियों में एक बड़े ही फेमस व्यक्ति थे मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर ने हमारे जो वेद हैं उपनिषद उनका ट्रांसलेशन किया था। तो एक तरह से भारत से परिचय कराया गया था यूरोप का और यूरोप से भारत का। तो बेसिकली इनका काम ये था। हालांकि ये भी इनका जो मेन पर्सपेक्टिव था वो कोई भारत का भला करना नहीं था। बेसिकली ये भारतीय प्रजा को समझने का इनका प्रयास था ताकि वो बेहतर तरीके से शासन कर सकें। ठीक है, सेकंड आए उपयोगितावादी। उपयोगितावादी जो थे उनके अनुसार भारत का जो ज्ञान है वो किसी काम का नहीं है। बेसिकली उनका जो दृष्टिकोण है वो भारत को लेके काफ़ी ख़राब है। आप जैसे अगर जेम्स मिल को देखा जाए, बेंथम को देखा जाए, या फिर सबसे अच्छे एग्जाम्पल इसके हैं मैकाले महोदय। मैकाले महोदय आपको पता होगा, इन्होंने एक बार, इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि भारत समस्त पूर्वी ज्ञान, यानी सिर्फ भारत को नहीं ये जोड़ रहे हैं, भारत और चाइना, समस्त पूर्वी ज्ञान जो है वो ब्रिटिश पुस्तकालय की एक खाने के एक कोने के बराबर है इनके अकॉर्डिंग, मैकाले साहब के अकॉर्डिंग। तो उनका ऐसा पर्सपेक्टिव था। बाद में वो विधि आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे, पहला विधि आयोग बनाया गया था। तो ये उपयोगितावादियों का चिंतन था। इन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन को प्रमोट किया और भारतीय एजुकेशन को निकृष्ट हेय दृष्टि से देखा। हालांकि भारत में भी उतनी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए थे प्राचीन काल में, बट उनका वैल्यू नहीं किया गया। तो एक तरह से ब्रिटिश सुपरमेसी का काल था ये। नव उपनिवेशवादी है, जब इनको काउंटर किया जाने लगा तो नव उपनिवेशवादी, जिनको आप न्यू ब्रिटिश कहते हैं या फिर कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ राइटिंग कहते हैं, तो इन्होंने फिर थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की। बट सेंट्रल थीम इनका भी वही बना रहा कि ब्रिटिश का भारत आना भारतीयों के लिए क्या था, एक सौभाग्य है।
कि हमने निरंकुश शासक से हमको मुक्ति मिली। इनके अनुसार ब्रिटिश का जो काल था वो डेमोक्रेटिक था, बल्कि जबकि हमारे एंगल से अगर आप राष्ट्रवादी को एंगल से देखोगे तो लगेगा क्या कि ब्रिटिश का आना हमारे लिए शोषण था, एक अभिशाप था। तो ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या है, अंतर है। अगर आप इतिहास लेखन जब पढ़ते हो तो देखोगे कि कोई स्टेटमेंट किसने कहा है, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर कोई विलियम बेंटिक पे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जैसे यूपी पीसीएस में आया था कि बेंटिक शुरू से अंत तक भारतीय प्रजा के बारे में ही सोचता रह गया, तो ये कहीं ना कहीं आपको उपयोगितावादी या नव उपनिवेशवादी लेखन को दर्शाता है कि ब्रिटिश कोई कह रहा है कि भाई बेंटिक बहुत अच्छा था। बट आप अगर राष्ट्रवादियों के अनुसार देखोगे तो बेंटिक के बारे में वो उनकी राय कुछ और ही होगी, ठीक है। फिर मार्क्सवादी आते हैं। मार्क्सवादी बेसिकली वर्ग संघर्ष पे बात करते हैं, ठीक है। और इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि विभिन्न वर्गों को उन्होंने इतिहास के सेंट्रल थीम में लाया, जैसे महिलाओं को लेके आए ये, ठीक है। उसके बाद वर्ग संघर्ष में दलित वर्ग है, जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इनको उन्होंने तो बहुत सारे वर्गों को और उन्होंने समावेश दिलवाया इतिहास में। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक एंगल से हर एक घटना को वो देखते थे। जैसे मान लो कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ठीक है, तो वो उस पर इकोनॉमिक एंगल देखेंगे कि उस समय एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर की डिमांड थी कि पशु जिंदा रहें, क्योंकि पशुओं की आवश्यकता थी कृषि में। और जो ब्राह्मणीय कर्मकांड उस समय चलते थे, यज्ञ वगैरह, उसमें अंधाधुंध पशुओं की कटाई होती थी। तो उससे क्या हुआ कि पशु बलि को रोकने के लिए एक अलग आइडियोलॉजी की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इस इकोनॉमिक नीड की वजह से गौतम बुद्ध सामने आया और उन्होंने बुद्धिज्म निकाला। खैर, इनके कहने का मतलब ये है कि सेंटर में हर जगह इकोनॉमी होती है, और जब भी कभी इकोनॉमिक डिमांड चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सोसाइटी चेंज होती है, उस हिसाब से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, एटसेट्रा। इस पर हम लोग सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, अलग अलग जो भी हिस्टोग्राफी है, ठीक है। सुधारवादी आज का लेखन है, ये बेसिकली सबको समाहित करके ट्रू हिस्ट्री निकालने का प्रयास करते हैं। उपिंदर सिंह की आप बुक अगर पढ़ रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आपको कुछ उसी तरीके से लगेगी। उपिंदर मैम की जो बुक है उसमें आप कोई भी कंक्लूजन नहीं देखोगे, उनकी तरफ से कोई कंक्लूजन नहीं है, वो सारे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगी, एविडेंस रखेंगी, डिस्कस करेंगे चीज़ों को, और फिर निष्कर्ष आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप निष्कर्ष निकालो। तो वो संशोधनवादी लेखन है और काफ़ी बेहतरीन किताब है, आप अगर पढ़ सको तो पढ़ना। खैर, अब हम अपने मेन थीम पे आते हैं। तो देखो, पहला चैप्टर है पाषाण काल। बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, प्री पीटी और मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से आते नहीं हैं, बट फर्स्ट चैप्टर है और हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आरंभिक मानव के बारे में हम क्या और कैसे जानते हैं, सबसे पहला सवाल यही होता है। तो देखो, इनके बारे में जानने के दो स्रोत हैं बेसिकली। एक तो आर्कियोलॉजी से हमको जो मिला हुआ है, जो चीज़ें मिली, और दूसरा हमने कल डिस्कस किया था कि जो कला है, जैसे ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग हमें बहुत कुछ बताती है, ठीक है। स्टोन टूल्स जो हैं वो हमें काफ़ी कम बताते हैं इनके बारे में। तो दो चीज़ें मिली हैं, एक तो आर्कियोलॉजी से इनके जो स्टोन टूल्स वगैरह मिले हैं, पत्थर के औजार, और दूसरा ये पेंटिंग्स मिली हैं हमें। इनके आधार पर हम उस प्राचीन काल का क्या करते हैं, हम एक चित्र बनाते हैं कि वो जीवन कैसा रहा होगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला भारत में अगर प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का किसी को श्रेय देना हो, पहले सबसे थे जिन्होंने काफ़ी सारी साइट्स खोजी और सबसे पहला टूल खोजा था कि भारत में पाषाण काल था, तो वो था पल्लवरम हस्त कुठार। पल्लवरम है तमिलनाडु में, वहाँ से इन्होंने हस्त कुठार खोजा था। और रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय थे, इन्होंने बहुत सारी साउथ इंडिया में साइट्स खोजी हैं जहाँ पे पाषाण काल में मानव निवास करता था, ठीक है। भारत में जो पाषाण काल है वो बेसिकली 5 लाख से 10,000 साल पुराना हम पूरा पाषाण मानते हैं। 10,000 साल से 6,000 BC तक का मध्य पाषाण काल, और 6,000 से 1,000 तक नव पाषाण काल। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे प्राचीन खोज हुई है भारत में, एक अस्थि पंजर मिला है हमें महाराष्ट्र में, वो 14 लाख BC का है, ठीक है। तो सबसे पुरानी खोज ये है। अगर अफ्रीका के सेंस में आप जाओगे तो 50 लाख BC के आसपास अफ्रीका से हमें एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं ह्यूमंस के, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट आप देखो, अब तीन हमारे पास पार्ट हो गए। एंशिएंट पाषाण काल में क्या क्या है, पुरा, मध्य और नव। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, आगे देखेंगे। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए, पूरा और नव पाषाण काल नाम दिया था जॉन लुबाक ने, ठीक है। मध्य पाषाण काल बाद में डिसाइड किया हिस्टोरियंस ने कि इनके बीच में एक ऐसा काल है जिसमें दोनों की लगभग विशेषताएं पाई जाती हैं और कुछ अलग विशेषताएं भी हैं। तो एक संक्रमण का पीरियड था मध्य पाषाण काल, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। लुबाक ने तो ही बताया था पूरा पाषाण और नव पाषाण, ठीक। पूरा पाषाण काल जो है पहला काल है, कब से कब तक है, 5 लाख से लेकर और 10,000 BC तक, ठीक है। पूरा पाषाण काल, इसके 3 पार्ट होंगे, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इसको पूर्व या उच्च बोलते हैं, पूर्व या उच्च पूरा पाषाण काल। ये है मध्य पूरा पाषाण काल और ये है उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब अगर आप पूरा पाषाण काल में सबसे पहला देखोगे तो उसमें क्रोड उपकरण आपको देखेंगे। क्रोड उपकरण का मतलब क्या होता है, देखो, उन्होंने एक पत्थर उठाया, थोड़ा बहुत ही चेंज किया या फिर नहीं भी चेंज किया, उसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले वो पत्थर यूज़ करना शुरू करेंगे और इनका लाइफ क्या है, सिंपल है।
पेड़ पौधों से हमें चीज़ें जैसे आप बंदर देखते हो, बंदर क्या करता है, बंदर बेसिकली वो चीज़ों को फल तोड़ेगा या पत्तियां तोड़ेगा, उसको खाएगा और उस पर निर्भर रहेगा। तो ऐसे ही ह्यूमंस थे, ठीक है, शुरुआत में कभी। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये जब स्टोन टूल यूज़ करने लगते हैं तो ये फिर शिकार करने लगेंगे। तो अब दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो शिकार करेंगे, दूसरा गैदरिंग करेंगे जो प्राकृतिक वस्तुएं होंगी, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल में आप देखोगे तो इसमें फलक उपकरणों का प्रयोग शुरू हो जाता है। फलक उपकरण मतलब पत्थर को भी उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, रगड़ के एक दूसरे से, तो नए शेप देने उन्होंने शुरू कर दिए, ठीक है। तो शल्क और फलक उपकरणों का यूज़ हम मध्य पूरा पाषाण काल से देखते हैं। समाज कैसा है, देखो बैंड सोसाइटी, कल भी हमने बात की थी इस पर, जो पिछला वीडियो था कल्चर वाला, कि बैंड सोसाइटी का मतलब अभी आरंभिक समाज का निर्माण हुआ है, अभी बहुत डेवलप्ड फेज में हम हैं नहीं। तो बैंड सोसाइटी बन चुकी है। उत्पादों का संग्रहण मेन काम इनका था। देखो शिकार हमेशा मिलते नहीं थे, तो ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि उनको शिकार लगातार नहीं मिल रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे वो संग्रहण पे ज़्यादा बल देते होंगे। और शायद ये काम महिलाओं का रहा हो, तो मे बी ये जो समाज हो वो मातृसत्तात्मक रहा हो, ठीक है। हम एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि राइटिंग कोई एविडेंस है नहीं, तो लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि संग्रहण का काम बेसिकली अगर महिलाएं करती थी तो महिला प्रधान रहा होगा। एक एविडेंस भी मिला हुआ है, लोहदा नाला से एक देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, मातृ देवी टाइप की इमेज है। तो ऐसा माना जाता है कि स्त्री पूजा प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है। फिर पटने नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे पर रेखा चित्र मिला है, उसका भी धार्मिक महत्व देखा जाता है। लेकिन इससे एक एविडेंस ये भी मिलता है कि हो सकता है भारत में उस समय शुतुरमुर्ग पाए जाते हो, क्योंकि सिर्फ अंडा कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। गुफाओं में वो रहते थे, हमें पता है। अब कुछ फैक्चुअल डेटा देखते हैं कि क्या विशेषताएं रही हैं पूरा पाषाण काल की, ठीक है। पहली बात, कृषि, भवन निर्माण, बर्तन, धातु, इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी, ठीक है, ये सब आगे होगा। जानकारी किस चीज़ की हुई, उत्तर पूरा पाषाण काल में हमें आग की जानकारी होती है सबसे पहले, ठीक। देन पत्थर के औजारों के आधार पर इस काल को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि उत्तर पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल है, ये 5 लाख से 40,000 BC तक है। फिर मध्य पूरा पाषाण काल है, 40,000 से लेके आपका 10,000 तक है, ठीक है। और उत्तर पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000, सॉरी ये थोड़ा मिस हो रहा है, ये 10,000 से लेकर जो 6,000 तक है, ये मध्य पाषाण काल आ जाता है। तो ये 10,000 तक ही, ये 50,000 है, 1 सेकेंड, ये है 50,000 से 40,000 तक, ये है 40,000 से 10,000 BC तक, और ये है 5 लाख से 50,000 तक, ठीक है। तो इसको एक रफ इमेज आप अपने माइंड में रखिएगा। हालांकि देखिए अलग अलग बुक्स आप पढ़ोगे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो डेट्स हैं वो बताई गई हैं। और 14 लाख जो है सबसे पुराना है, महाराष्ट्र से मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखो इस समय हथौड़ी, कुल्हाड़ी, छुरी जैसे क्रूर उपकरण बनाए जाते थे। अब इनको आप कहीं पढ़ोगे तो हस्तकुठार, विदारिणी ऐसे शब्द लिखे हैं, तो जैसी बुक होगी वैसे वर्ड्स होंगे। बेसिकली ये क्रूर उपकरण होते थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखते हैं। सोन नदी की घाटी है, सोहन घाटी है पाकिस्तान के अंदर, और कश्मीर, राजस्थान में डिडवाना स्थान है, डिडवाना से मिले हैं। भीमबेटका और बेलन घाटी, बेलन घाटी मतलब आज का मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये बेसिकली साइट्स थी। मध्य पूरा पाषाण काल जो है उस समय टुकड़ों के बने औजार, जैसे हमने बोला ना फलक उपकरणों का प्रयोग शुरू हो गया था, तो पत्थर को एक दूसरे से टकरा के वो तोड़ते थे और औजार बनाते थे, तो ये शुरू हो चुका था, ठीक है। इनके साक्ष्य कहाँ से मिले इसमें लिखा हुआ है। पोटवार पठार जो है, इसको याद रखिएगा, पोटवार प्लेटू सिंधु और झेलम के बीच में है, पाकिस्तान में आज की डेट में पड़ेगा, वहाँ से एविडेंस मिले हैं। उत्तर पूरा पाषाण काल में देखो लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए जाने लगे। जैसे आप इमेजेस देखते हैं तो इमेजेस में क्या है, आप देखोगे भालू का इस्तेमाल वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये पोर्शन है आगे का, ये तो पत्थर का होता था, ये लकड़ी इस्तेमाल करते थे या हड्डी यूज़ कर लेते थे। तो इस तरह ये भाले बनाना शुरू कर देते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल में। आगे कंटिन्यू रहेगा, आगे आप देखोगे तीर वगैरह बनाएंगे, हम बात करेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि HD सांकलिया साहब थे, इन्होंने सबसे पहले मध्य पूरा पाषाण काल को कॉइन किया था, ठीक है। तो मध्य पूरा पाषाण काल को बताया इन्होंने, नेवासा नाम का एक स्थल है महाराष्ट्र में, उस स्थल के एक्सकेवेशन के बाद इन्होंने निवासन उद्योग का नाम दिया और ये बताया कि एक मध्य पूरा पाषाण काल भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मध्य पाषाण काल है, अगली साइड देखो। मध्य पाषाण काल को शुरुआत में जैसा बताया जॉन लुबॉक ने नहीं बोला था, तो इसमें क्या था, ये 10,000 से लेकर 6,000 तक का काल जो है मध्य पूरा पाषाण काल का माना जाता है भारत के सेंस में, ठीक। इसमें क्या है, हमें दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, ठीक है, मतलब ये ट्रांजिशन का फेज है। इसमें क्या, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है बहुत ही सूक्ष्म पत्थर के उपकरण, ठीक है। बहुत ही सूक्ष्म पत्थर के उपकरण, उनको माइक्रोलिथ बोला जाता था।
तो और इन माइक्रोलिथ्स का यूज़ बेसिकली वो एरो पे करते थे, तीर बनाने में, भाले बनाने में करते थे। और इससे प्रक्षेपास्त्र तकनीक का भी हमें कहीं ना कहीं एक उदाहरण मिलता है कि ये तीर को यूज़ करते होंगे मारने के लिए। तो एक टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप कर रखी थी उस टाइम पे, ठीक है। अभी इस काल की एक्टिविटीज़ क्या हैं? शिकार है, पशुपालन है, भोजन संग्रहण है, कृषि के आरंभिक साक्ष्य मिलने शुरू हो गए और पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य। सबसे पहला जो पशु है जिसको पाला गया वो कुत्ता था। तो आप समझ सकते हैं जब शिकार करते होंगे और किसी मान लो जानवर को खा रहे हैं, उसके बचे अवशेषों को फेंकेंगे तो सबसे पहले कौन सा जानवर आएगा? ऑब्वियसली कुत्ता आएगा, वही उनका पालतू बना होगा सबसे पहले। तो ऐसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो कॉन्सेप्चुअली। सेकंड, जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, जब आप देखोगे नवपाषाण काल में इसके जस्ट बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट किया होगा, तो फिर उन्होंने एग्रीकल्चरल जो उनके वेस्ट बचे होंगे या फिर जो अवशेष बचे होंगे जो उन्होंने फेंके होंगे, उसको खाने के लिए बकरियाँ, भेड़, गाय ये सब आए होंगे, तो उनको उन्होंने पालतू बनाया होगा। तो इस तरह से पशुपालन का कार्य चला है, ठीक है। बाकी हमने देखे हैं हाथी घोड़े को भी ये सवारी करते थे, तो उसको उन्होंने कैसे पाला होगा ये एक बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उसकी भी हमें इमेजेस मिली हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल है। मध्यपाषाण काल में 2-3 फैक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। गुजरात के लंग अनाज एवं मिर्जापुर से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अच्छा, मिट्टी के बर्तन कब इस्तेमाल होते हैं? जब आपको कोई अनाज रखना हो। तो ऐसा माना जाता है कि मध्यपाषाण काल में एग्रीकल्चर तो स्टार्ट नहीं हुआ था, बट उन्होंने जंगली कुछ फसलें ऐसी थी जिनका उपयोग करना शुरू कर दिया था। उगाना उनको नहीं आता था बट उपयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले? लंग अनाज से गुजरात के, और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। बागौर और राजस्थान, बागौर कहाँ है? राजस्थान में, और आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। यहाँ से पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं, प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, ठीक है। महादहा है उत्तर प्रदेश में, ये प्रतापगढ़ जिले में है, महादहा नाम है इसका, ठीक है। हड्डियों की यहाँ से कलाकृति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो कलाएं वगैरह बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये जो मध्यपाषाण है बेसिकली होलोसीन युग में पड़ता है। लकड़ी हड्डी के उपकरण जैसे हमने बात की इस समय स्टार्ट हो चुके थे, तो काफ़ी बेहतर उपकरण बन रहे थे। जो लास्ट फेज है नवपाषाण काल का, इसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा। देखो ये अगर आप पूर्वोत्तर भारत की बात करोगे तो 7000 BC से स्टार्ट हुआ है, और बाकी इंडिया में 6000 से लेके 1000 के बीच में। दक्षिण भारत में सबसे लेट स्टार्ट है, ठीक है। साउथ इंडिया में 1000 BC के आसपास ही स्टोन एज हमको नवपाषाण काल दिखता है, ठीक। अच्छा, नवपाषाण काल में आप देखोगे तो काफ़ी सारी चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इवन ग्रामीण जीवन शुरू होता है। तो इस सारे चेंजेस को देखते हुए गार्डन चाइल्ड ने इसको पाषाण क्रांति बोला, नवपाषाण क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है कम समय में ड्रास्टिक चेंज हो जाए किसी चीज़ में। जैसे कोई भी क्रांति, जैसे 1857 की क्रांति, हमने क्या देखा? अचानक बहुत बड़ा चेंज हो गया भारत में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में, सोचने के तरीके में, इवन नेशनलिज्म की फीलिंग, तो उसको क्रांति की संज्ञा दी जाती है। हालांकि डिस्प्यूटेड है, जैसे आप बोलोगे कि अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला गया, औद्योगिक क्रांति, तो वो क्या है? वो क्रांति शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे चेंज आ गया। सिमिलरली गार्डन चाइल्ड का मानना है कि ये नवपाषाण भी एक क्या थी? मानव जीवन की पहली क्रांति थी। इसने मानव जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। क्या, कैसे परिवर्तित किया? बहुत सारी नई खोजें हुई। कौन सी हुई? सबसे पहले खाद्य उत्पादन। अब हम अपनी खुद की खेती करने लगे, विभिन्न फसलें उगाने लगे। पहली फसल जौ थी, जौ, गेहूं। और अगर आप लहुरा देव की बात करो संत कबीर नगर में, तो वहाँ सबसे प्राचीन काल में लगभग 8000 BC का हमें धान का साक्ष्य मिला हुआ है। तो देखो 2 स्थल हैं जो पहले माना जाता था, वो था मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका आज की डेट के पाकिस्तान में पड़ेगा। दूसरा है लहुरा देव। लहुरा देव आज की डेट में माना जाता है, ठीक है। लहुरा देव आज की डेट की साइट है, और इसमें हमें धान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो बेहतर तकनीकी के पत्थर के उपकरण बनने लगे। फिर मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के लिए चाक का आविष्कार हो गया। इसी के आधार पे आगे पहिए का आविष्कार होगा। अभी पहले चाक का आविष्कार हुआ, इससे मिट्टी के बेहतरीन बर्तन बनने लगे। जैसे आज भी आप देखोगे मिट्टी के सुंदर बर्तन चाक पे ही बनते हैं, ठीक है। अब ग्रामीण आत्मनिर्भर समुदायों का उदय हुआ। हमें ग्रामीण बस्तियां दिखती हैं। जैसे आप मेहरगढ़ी देखोगे तो एक छोटी सी बस्ती थी, ठीक है, उसमें 4 कमरे तक के मकान वहाँ में मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये सब हमें क्या नवपाषाण काल में मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। आगे जो इसके फेमस स्थल हैं, मेहरगढ़ एक साइट है, बुरजोम और गुफा कराल है। देखो इन तीनों साइट्स में क्या हुआ है ना कि पशुओं को भी दफनाया हुआ दिखाया गया है मालिक के। यहाँ से बकरी मिली हुई है, यहाँ से बकरी और कुत्ता मिला हुआ है, ठीक है। तो पशुओं का शवाधान भी किया जाने लगा था उस काल तक, ठीक है। एक सेंटिमेंट हो गया होगा या फिर इकोनॉमिक वैल्यू रही होगी कि भाई ठीक है मृत्यु के बाद का कोई जीवन होगा जहाँ ये बकरी उनका साथ देगी, एटसेट्रा, ठीक है। मास्की, ब्रह्मगिरी और पिकली हल साउथ इंडिया में स्थल है। देखो पिकली हल वो जगह जहाँ से मवेशी चराने का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली है, आंध्र में उत्तनूर है, ठीक है। असम में एक बहुत ही फेमस स्थल है दाउजली हेडिंग। आप NCERT की क्लास 6 की बुक पढ़ोगे तो इन सारे स्थलों के बारे में बहुत ही अच्छे से वहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
देन आप आओगे बिहार में चिरांद है, चिरांद नाम की जगह है। और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है, प्रतापगढ़ जिले में कोल्डेहवा है और महादहा है। ठीक है, बेलन घाटी मतलब मिर्ज़ापुर और कोल्डेहवा और महादहा मतलब ये आपका प्रतापगढ़ यूपी। ठीक है, ओके। तो ये कुछ स्थल हैं और कुछ विशेषताएं हैं जो हमें स्टोन एज के बारे में पता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो है स्टोन एज से जो नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं वो कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में परिवर्तित हो जाती हैं। तो देखो, ताम्र का पहले खोज होगी, पहला जो औजार होगा वो तांबे का बनेगा, फिर वहाँ से कांसे का बनेगा और कांस्य युगीन फिर सभ्यताएं बनेंगी। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे ताम्र पाषाणिक काल आया, ताम्र पाषाणिक काल ने कैसे हड़प्पा की फाउंडेशन रखी, हड़प्पा कैसे डेवलप्ड फेज में पहुंचा और डिक्लाइनिंग का फेज हमने एक वीडियो में देख लिया है। तो अगले में हम हड़प्पा की स्टडी करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसमें आप पढ़ना अगर चाहें हिस्ट्री में स्टोन एज, पहले तो 6th क्लास की NCERT जो हिंदी में है 6ठी की, उसको आप एक बार पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर। इसके बाद अगर आप पुरानी NCERT ले लो या